जैसे सलमान खान है, वो जीवन के अंदर बहुत ही एक अलग रंग से जीवन जीता है, तो वो अलग बात है। बोलेंगे नहीं आप उस पे? नहीं, क्यों नहीं बोलूंगा मैं। कैसे, कभी भी किस तरह पीछे विधायक का चुनाव भी हारे, हार का स्वाद कैसा होता ये धारणा है कि आपको अंग्रेजी छोड़ो हिंदी भी नहीं आती है? और मारवाड़ी आती है, और जिस तरह से आप मेरे को मारवाड़ी में मेरे से बात कर रहे थे घर में, जी। डांटना, गालियां देना, वो था। तो मैं नाथूराम जी का जवाब था कि हरीश, चुनाव खत्म होते ही मेरे को किसी ने कहा कि एक नेटफ्लिक्स पर डिप्लोमेट चल रही है जी, तो वो मैंने थोड़ी देख ली। पिछले दिनों में मोसिस थी, वो मैंने थोड़ी देख ली। हाँ, मैं धर्मेंद्र जी से मिला, मैं इन अमिताभ बच्चन से भी मिला हूँ, पर अमिताभ बच्चन ने मुझे प्रभावित नहीं किया। नहीं, जैसे मेरे को टिकट में दिलाने के लिए, प्रत्याशी बनाने के अंदर सबसे ज्यादा अगर भूमिका दी वो हेमाराम जी चौधरी की थी। जी। 2014 में आप पर आरोप लगते हैं कि आपने बीजेपी के जो उम्मीदवार थे कर्नल सोनाराम जी, उनको अस्पष्ट रूप से समर्थन दिया और आपने खुद का प्रचार ढंग से नहीं किया। मैंने जो 2014 के अंदर 10 सितंबर 2019 को जो राज्य कृषि मंत्री जी हैं वो एक बयान देते हैं और हरीश चौधरी जी पर आरोप लगता है कि उन्होंने बाड़मेर जिले में जो ऑयल कंपनियां हैं उनमें भय पैदा करके चौथ वसूली करने का जो है वो काम किया है। देखो, जब इतने महत्वपूर्ण पदों पर आप रहे हैं, उसके बावजूद राजस्थान की राजनीति में हरीश चौधरी थोड़े अंडररेटेड क्यों है? आप जो कृषक कौमें हैं उनमें और जो कृषक गैर कृषक कौमें हैं उसके बीच के अंदर आप दरार पैदा करना चाह रहे हो राजस्थान के अंदर, चाहे वो यादव हो, चाहे जाट हो, चाहे विष्णोई हो, चाहे कलबी हो, चाहे धाकड़ हो, उनमें और गैर कृषक कौमों के बीच में ये कर इनका मकसद क्या है? और चुनाव के दौरान भी अपनायत शब्द का बहुत इस्तेमाल हुआ, ये अपनायत क्या है? मैं वापस इस बात के लिए चुनौती देता हूँ, जैसे मूल ओबीसी की बात करते हैं तो आकर बैठे तो चलिए आंकड़ों के साथ, सच्चाई के साथ बैठे, ये नहीं बैठेंगे कभी। आज जब आवश्यकता ओबीसी वर्ग को, क्या ये आ रहे हैं? आज जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्या इसमें सहमत है? नहीं। आज 21% से आरक्षण बढ़ना चाहिए, सहमत है? नहीं है। आज 21% जो मिला हुआ है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज उस आरएस की सूची के अंदर आपको कैटेगरी, किस कैटेगरी के अगेंस्ट के अंदर आपको वो करा गया, तो पहले कोई सूची में थी, आज वो होना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि हम रोस्टर के अंदर कहाँ करते हैं। अगर रोस्टर सही नहीं बनेगा तो वो किसी मुद्दे के ऊपर वो हमारे साथ में खड़े नहीं होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं द लोकदूत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिसने 21 साल में चुनाव जीता। जैसे कि राजस्थान की राजनीति गवाह है कि यहाँ पर राजनीति करने वाले मुखर चेहरों में सबसे ज्यादा छात्र संघ से आए हुए लोग मुख्य राजनीति जो परिवेश है उसमें अपनी जगह बनाते हैं। तो एक ऐसी शख्सियत जिसने 21 साल की उम्र में चुनाव जीता और उसके बाद उद्घाटन करने के लिए वित्त मंत्री भारत सरकार जो है वो वहां पर आते हैं और उनके कार्यालय का उद्घाटन करते हैं। उसके बाद वो शख्सियत अपनी जगह जो है वो राजस्थान की राजनीति में एक बेहतर तरीके से स्थापित अंदाज में अपने आप को लोगों के सामने रखते हैं, कद्दावर नेताओं में शुमार होते हैं। और हाल ही में अब चुनाव के रिजल्ट लोकसभा के आने वाले हैं, तो उनके मद्देनजर भी और उनकी व्यक्तिगत जो जर्नी रही है उसके मद्देनजर आज हम उनसे बात करते हैं। हम बैठे हैं हरीश चौधरी जी के साथ जो बायतू से विधायक हैं और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण स्टेट्स में अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द लोकदूत में। राम राम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि राजनीति कैसी लगती है? राजनीति के ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी व्यक्ति का, समाज का और प्रदेश के अंदर आप परिवर्तन के अंदर आप योगदान कर सकते हो। ये आप पर निर्भर करता है कि इसमें सकारात्मक परिवर्तन में आप योगदान करना चाहते हो या नकारात्मक परिवर्तन के अंदर, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करना चाहता है। पर बेहतरीन क्षेत्र है राजनीति। तो पंजाब और चंडीगढ़ की आपने बात की, वहां पर आप प्रभारी रह चुके हैं, तो प्रभारी के तौर पर आपका जो एक्सपीरियंस था, मतलब राजस्थान में आपने लंबे समय से राजनीति की है, लेकिन पंजाब की जो भूमि है उसके ऊपर जो आपका एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? देखो, पंजाब का जो मूल मुद्दा है, बात है, वो पंजाबियत जी। ये समझने का हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि पंजाबियत है क्या जी, पंजाब की पहचान क्या है जी। पंजाब की पहचान पंजाब के किसान है। जब देश को आवश्यकता है, आज आप जहाँ बैठे हो ये रेगिस्तानी इलाके हैं,
जी हम लोगों के परिवार के अंदर कोई लंबे समय नहीं, आज से 30-40 साल पहले हम लोगों के परिवार के अंदर अनाज की कमी हुआ करती थी और 2 वक्त का अनाज नहीं होने के कारण हमारे परिवार के अंदर हम लोग भूखे रहते थे। जी भूख से रात गुजारनी, भूख से दिन गुजारनी, वो उस परिस्थितियों से हम लोग निकले हुए हैं। और हमारे जैसे देश में कई और परिवार थे और पंजाब के मजबूत किसानों ने वो हरित क्रांति के मार्फत से इस देश के लोगों का पेट भरने के लिए जो योगदान किया है, वो किसान, मजबूत किसान पंजाब के जो नौजवान हैं, उन्होंने सेना के माध्यम से हमारी बॉर्डर के ऊपर वो रक्षा करी। आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस राजनीतिक रूप से था वो कैसा रहा? नहीं, मैं सबसे वही कह रहा हूँ, सबसे पहले तो पंजाब को पहचानने की आवश्यकता, जी फिर पंजाब के किसान, पंजाब के युवा सेना के माध्यम से, जी पंजाब के खिलाड़ी खेल के माध्यम से, जी पंजाब के लोगों का जो योगदान इस देश को आगे बढ़ाने के अंदर था, वो तमाम जी रास्ते भारत सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रोके ही नहीं। जी उनके साथ जो कृत्य किया है वो असहनीय था। जी पिछले दिनों ही मैं एक परिवार के वहां गया, अग्निवीर, वो नौजवान अग्निवीर के माध्यम से देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर वहां वो शहीद हो गया। अग्निवीर की स्कीम के कारण उस परिवार के पास आज कोई भी सरकारी जो अधिकार है एक सैनिक को कहते थे, वो तमाम अधिकार छीन लिए गए। क्या ये उचित है? क्या अग्निवीर के माध्यम से हम लोगों की जो बॉर्डर है वो सुरक्षित है? हम लोग नहीं रख रहे हैं। उसके बावजूद भी जो ये 2 तरह की सोच और 2 तरह का कृत्य करने का जो आरएसएस की विचारधारा है, उससे मुकाबला करने की आवश्यकता है। और ये पंजाब अगर समझ गया, और मुझे लगता है इस बार समझ चुका है, तो नतीजे काफी अच्छे रहेंगे कांग्रेस के लिए। हम लोग सिर्फ इसी बात को लेकर पंजाब के लोगों के बीच में थे। आपने अग्निवीर की बात की, अग्निवीर पर मैं इसके बाद आऊंगा। आपने नतीजों की बात की। आपके ऊपर जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए उस समय आप पर आरोप लगे परफॉर्मेंस के कि आप बेटर परफॉर्म नहीं करवा पाए। उसमें समीकरण क्या रहे या इस जो आरोप है इसकी हकीकत क्या थी? इस वक्त जो पंजाब में एक ही बात थी, परिवर्तन। जी जो नैरेटिव आम आदमी पार्टी ने सेट किया कि इनको सबको देख लिया, जी एक बार हमें मौका दो जी और वो परिवर्तन के नैरेटिव के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और परिवर्तन के उन्होंने कहा कि हम व्यवस्थाओं में अमूलचूल परिवर्तन करेंगे। और जो 2.5 वर्ष का अनुभव पंजाब का रहा, वो परिवर्तन नहीं कर पाए। जो परिवर्तन नहीं करे वो अलग बात है, जो चीजें चल रही थी, जिस दिशा में चल रही थी, वो भी थम सी गई। उदाहरण के तौर के ऊपर जो विकास के कार्य, जो ग्राम पंचायत के अंदर एक विकास का कार्य सैंक्शन नहीं हुआ पिछले 2.5 वर्षों के अंदर, जो शहर में वार्ड है उनमें विकास का कार्य एक सैंक्शन नहीं हुआ। तो सिर्फ वो प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों के जहन के अंदर अपनी जगह लेना चाह रहे थे, विकास कर नहीं लेना चाह रहे थे, कुछ काम कर नहीं लेना चाह रहे थे। तो आपने जो अग्निवीर की बात की और आपने किसान कौम की पहले बात की थी, पंजाब के तौर पर भी, और जब हम राजस्थान, हरियाणा या हिमाचल जैसे कुछ क्षेत्रों की बात करते हैं जहां से मुख्य रूप से जो सैनिक है वो अपना ध्येय इस तरह से बनाते हैं कि उनको देश की सेवा सीमा पर जाकर करनी है, तो आपका अग्निवीर के ऊपर सोचना क्या है? ये ठीक स्कीम थी या ठीक थी लेकिन इसमें कुछ और सुधार किए जा सकते थे? अगर ऐसा कुछ है तो वो सुधार क्या होते? तो इस पर आपका स्टैंड क्या है? ये आंकड़े क्या कहते हैं? सेना में सैनिक के तौर के ऊपर आम किसान परिवार के लोग जो ग्रामीण परिवेश के हैं, वो लोग सेना के अंदर भर्ती, उनका किस लक्ष्य से वो सेना में भर्ती होते हैं? क्या वो रोजगार के लक्ष्य से होते हैं या अपने देश की रक्षा करने की होता है? उनका जुनून क्या है? उनका जुनून, आंकड़े ये कहते हैं, अगर बात को गहराई से समझना है, कि वो देश के बॉर्डर की सुरक्षा करनी है, सेना में सैनिक के माध्यम से वो पर सिर्फ आर्थिक कुप्रबंधन, जो भारत सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन होने के कारण सिर्फ एक ही मकसद की किसी तरह जो सैलरी हेड है उसमें आर्थिक तौर के ऊपर हम लोग कमी कैसे लेकर आए, सिर्फ इकलौता इस मकसद से उन लोगों के अग्निवीर की स्कीम लेकर आई और सेना के अंदर किसी से चर्चा तक नहीं करी।
सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज उस फील्ड के एक्सपर्टीज कोई है तो सैनिक के अंदर जो सेना के अंदर अच्छे पदों पर रहे हुए लोग हैं, उनमें किसी से चर्चा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर चंद लोगों ने ये फैसला कर लिया और हमारी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमको कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है। एक तो ये पहलू है और दूसरा पहलू ये है कि उन सैनिकों को जो अग्निवीर के माध्यम से हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन, जो आरएसएस और जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि दो तरह का हिंदुस्तान बनाना। हम लोगों की सोच है कि हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान के माध्यम से सबको बराबरी का हक और अधिकार देना, ये सोच की लड़ाई। तो वो आज हमारा देश का दुर्भाग्य है। वो सैनिकों के अंदर भी उस विचार से उन्होंने दो तरीकों के सैनिकों को बना दिया, एक को पूर्ण अधिकार, एक को वो का वो कार्य कि उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी वो अलग है, नहीं अलग नहीं। और अग्निवीर के माध्यम से उनको अधिकार छीन ली गई। जो देश के लिए शहादत दे देते हैं उसके बाद में उनको शहीद का दर्जा नहीं, पूरी सैलरी नहीं, पूरे अधिकार नहीं, इससे ज्यादा और क्रूर मजाक इस देश के साथ क्या हो सकता। तो ये तो जो थी वो, उससे पहले अपन ना आपके व्यक्तिगत जीवन पे कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपका परिवेश देखता हूँ, बैकग्राउंड जो आपका था, आपके पिताजी राजनीति में नहीं थे, आपने सीधा राजनीति को अपने करियर के रूप में चुना। ये कैसे डिसाइड किया आपने? इसकी जो जर्नी की शुरुआत थी, ऐसी हर आदमी जो है उसके जिंदगी में कुछ मोमेंट्स होते हैं जहां से आदमी तय करता है कि मेरे को इस रास्ते पर निकलना है। 1970 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका जन्म है और 1991 में आपने गजेंद्र शेखावत जी को हराकर यूनिवर्सिटी का चुनाव जीता। 21 साल की उम्र में आप वहां के अध्यक्ष हो गए थे। लेकिन उसके बीच में भी एक दौर होता है, कुछ घटनाएं होती हैं जिनसे इंसान अपनी दिशा तय करता है। तो वो घटनाएं क्या थी, कैसे दिमाग में कैसे आया आपके? मेरे परिवार में कोई भी राजनीतिक क्षेत्र नहीं जी। मेरे परिवार में कभी वार्ड पंच भी कोई नहीं बना और आज तक मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं। जी। मेरे को अध्ययन के लिए मेरा परिवार जोधपुर लेकर जी। और वहाँ जोधपुर के अंदर जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे जी। वो लाल सिंह जी चौधरी हाकिम साहब रामदान जी के जो सुपुत्र हैं, उनके घर पर हम लोग किराए में रहने के लिए वहाँ आ गए थे। तो उनका प्रभाव, क्योंकि लाल सिंह जी बलदेव राम जी मिर्धा के बहुत निकट के सहयोगी रही है। जो भी ड्राफ्टिंग, जो भी चीजें पर्दे के पीछे वो करने की थी, वो लाल सिंह जी करा करते थे। और बिल्कुल उससे घर के बगल के अंदर पूनम सिंह जी विष्णु रहते जी। तो मेरा बचपन उन लोगों के साथ गुजरा, तो उनके साथ बैठने का मुझे अवसर मिला, उनके साथ रहने का अवसर मिला। उन्होंने मेरे जीवन के अंदर जो राजनीतिक तौर के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं बीज अगर आप कहो तो उनके कारण मेरे, उनकी वजह से आप प्रेरित, उनकी वजह से हुआ। अच्छा, तो जब आपको जेएनयू में जीत मिली, ये जेएनयू के अंदर 91 में मिली थी। 89 के अंदर मैंने चुनाव कॉलेज का लड़ा था, मैं जीता था। 90 के अंदर में चुनाव हारा था और उस वक्त किसान परिवेश से आया हुआ कोई भी राजस्थान में सीधा इलेक्शन के अंदर, राजस्थान के अंदर किसी विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ का अध्यक्ष नहीं बना था। आप कॉलेज के जीते, फिर आप चुनाव हारे, आप पीछे विधायक का चुनाव भी हारे। हार का स्वाद कैसा होता है? ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को समझने की आवश्यकता है। जिस दिन लोकतंत्र के बारे में जिस किसी ने भी इसका विचार किया था, उसमें जीतने वालों की जिम्मेवारी नहीं रहती जी। ये लोकतंत्र का अगर आप समझना चाहो तो साधारण तौर के ऊपर आप ये जो रेल के पटरी है वही जिम्मेवारी, जितने पक्ष की जिम्मेवारी उतनी ही विपक्ष की जिम्मेवारी। जो जीता हुआ व्यक्ति उसकी जिम्मेवारी है, तो हारा हुआ व्यक्ति भी उसकी उतनी ही जिम्मेवारी। ये तो आपका हो गया पॉलिटिकल जवाब। व्यक्तिगत जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? आदमी कैसा फील करता है उन 5 साल में? विश्वविद्यालय के अंदर हम जीतने के लिए चुनाव लड़ते ही नहीं थे। अच्छा। क्योंकि मेरे से पहले किसान परिवेश से, गांव से आया हुआ व्यक्ति कोई भी जीता ही नहीं था जी। तो वो चुनाव सिर्फ हम लड़ने के लिए लड़ते। ये आप भी कहीं पॉलिटिकल जो हम लोगों के देश के अंदर कई लोग ऐसे हैं वो सिर्फ अपनी विचारधारा, अपनी बात के लिए चुनाव लड़ते हैं जी। उनका लक्ष्य जीत नहीं रहता था। तो जब मैं विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव लड़ा था पहले और दोबारा भी मैं लड़ा था, तो उस समय हमारा लक्ष्य ये नहीं था कि हम लोग चुनाव जीते। हमारा लक्ष्य ये था कि हम हमारी खुद की आवाज आपस में संगठित कर और हमारी खुद के जो मुद्दे हैं, हमारे जो संघर्ष करना, उस संघर्ष के लिए संगठित करना। ग्रामीण परिवेश के प्रतिनिधित्व को लेकर लड़ाई थी। हाँ, कई और मुद्दे थे।
तो हमारे वो उस समय जीत का कोई लक्ष्य ही नहीं रहा तो जब जीत गए थे तो वो जीत कैसी वो थी? जीत मेरे लिए अपने आप में भी एक आश्चर्यचकित करने वाली थी, क्योंकि कभी जीते ही नहीं। अच्छा, सोचा नहीं था आपने कि नहीं, जीत सोचा ही जाएंगे? नहीं था। वो जीत के लिए हमने चुनाव ही नहीं लड़े। अच्छा, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ते थे। आज के वक्त का जो विश्वविद्यालय के अंदर परिस्थिति है उस वक्त की बिल्कुल अलग। फिर आप चुनाव जीते। हाँ। जीतने के बाद में 21 साल का हरीश ये कैसे डिसाइड करता है कि उसके छात्र संघ जो कार्यालय है उसके उद्घाटन, मनमोहन सिंह जी उस कार्यालय के उद्घाटन के लिए आएंगे, ये कैसे मैनेज किया? हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सामने छात्र राजनीति करते जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो उस समय रिफॉर्म हो रहे थे, आर्थिक रिफॉर्म हो रहे थे, उनके खिलाफ रहती थी। और जबरदस्त हमारे कैंपस के अंदर ये दो राय होती थी, और हम लोग उस आर्थिक परिवर्तन जो मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था जी, उसके पक्ष में थे। जब हम उस सोच के पक्ष में थे, उस प्रयास के पक्ष में थे, तो मैंने प्रयास किया कि उनके जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इस कैंपस में लेकर आऊं। और नाथूराम जी मिर्दा से मेरे पारिवारिक संबंध थे, व्यक्तिगत संबंध थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मनमोहन सिंह जी को वहां लेकर। वो एक अलग रोचक घटनाक्रम था, और नाथूराम जी ने मनमोहन सिंह जी से निवेदन किया, और मनमोहन सिंह जी नहीं, जब आपने शुरू में उनसे निवेदन किया तो नाथूराम जी को नहीं लगा कि बच्चा है, जिद कर रहा है? नहीं, मुझे मना किया। मना किया? दो टूक नाथूराम जी ने मुझे मना किया कि सरदार जी बड़े एकेडमिक आदमी हैं, और इनसे तो राजनीतिक तौर के ऊपर क्यों उनको परेशान कर रहा है। मेरी वो जिद थी। मेरे को नाथूराम जी ने अपनी भाषा के अंदर डांटा भी, मना करने के से आगे डांटा। क्या बोला भाषा? वो नाथूराम जी के तौर तरीके थे। नाथूराम जी जिस दिन वहाँ से जो मैंने मनमोहन सिंह जी को पार्लियामेंट के अंदर ऑफिस में मिला, और उस सीढ़ियों से मैं उतरते उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जो मनमोहन सिंह जी से नाथूराम जी की बात हुई, वो आधे घंटे नाथूराम जी ने अंग्रेजी के अंदर बात करी जी। और जब डायरेक्ट जो खाद की सब्सिडी का मुद्दा था, तो उसके संदर्भ में बात करी। और जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तो मैंने नाथूराम जी से सवाल किया कि बाबा, हम लोगों के बीच में तो आप ये धारणा है कि आपको अंग्रेजी छोड़ो हिंदी भी नहीं आती है, और मारवाड़ी आती है, और जिस तरह से आप मेरे को मारवाड़ी में मेरे से बात कर रहे थे घर में, डांटना, गालियां देना, वो था। तो मैं नाथूराम जी का जवाब था कि हरीश, तुम लोग इनसे खुश होते हो, संतुष्ट होते हो, तो तुम लोगों के साथ मेरी ये भाषा और ये आचरण रहता है। नहीं, ये सरदार जी इस चीज को समझते हैं, तो मेरे अंग्रेजी के अंदर जो तर्क के आधार के ऊपर जो डायरेक्ट सब्सिडी यूरिया की किसान को कैसे फायदा हो सके, क्योंकि इसमें लीकेजेस बहुत है, उनका तर्क ये था। और एक बहुत बड़ा उस वक्त के, अगर 91 के अंदर आप देखो, जो डायरेक्ट सब्सिडी का जो प्रयास था, तो देश में मनमोहन सिंह जी को किसी ने सहयोग नहीं किया कोई। उसके बाद अभी पिछले सालों के अंदर मैं मनमोहन सिंह जी के साथ पटियाला जा रहा था किसी व्यक्तिगत शोक सभा के अंदर जाने के लिए। उस दिन भी हवाई जहाज के अंदर हम आपस में बात कर रहे थे, तो वो बात करी कि बहुत चंद लोग थे इतने प्रोग्रेसिव जो किसानों के संदर्भ में सोच रखने वाले, वो नाथूराम मिर्दा थे। तो अलग वो उस समय का मेरा अनुभव रहा है, और वो सबसे बेहतरीन अनुभव मेरा है। जीवन के अंदर कई ऐसे पल रहते हैं जो आपके जहन के अंदर अमिट छाप, सिर्फ राजनीतिक जीवन में ही नहीं। मेरे को अवसर मिला कवि नीरज के साथ दिन बिताने, गोपाल दास नीरज के साथ, तो वो मेरे उनके साथ 2 दिन बिताना, वो मेरे जीवन के अंदर बड़ा अमिट। साहित्य में रुचि रखते हैं आप? साहित्य नहीं, वो एक अलग क्षेत्र था, अलग चीजें थी उस वक्त के, जो मैं उनके साथ जोधपुर वो आए हुए थे, तो जिस तरह से उनको के साथ वो पूरा दिन रात को सुनी आपने उनसे? हाँ, बहुत सुनी, बहुत जैसे उन्होंने अपना ये अनुभव बताया कि ये जो भाई जरा देख कर चलो कि बीच के अंदर जो संतरे के बीच में जो पौध था जी, वो पूरी उस गाने के, उस संतरे का जो सबसे मजबूत पहलू था कि वो पौध, वो उस दिन उन्होंने उस पूरे गाने का जो था वो करा। और पूरी रात को लगभग 2-2:30 बजे तक वो हमने कवि नीरज के साथ बैठकर, और हम लोग आपस में उनके जीवन के अनुभव था। अगले दिन सुबह ये बोला कि मैं किसी के यहाँ के स्थानीय खाना खाने के लिए, तो मेरे ही मित्र थे अमरावत परिवार जो जोधपुर में रहते थे, उनसे मैंने निवेदन किया कि उनके घर पर आप पधारो। फिर उनके घर पर हम लोग खाने के लिए गए, और
मतलब वो अपना एक अलग ही रंग, उनके जीवन का हर पहलू अलग ही था। वो रेलवे स्टेशन जब छोड़ने गए थे तो उनके कोई पुराने सहयोगी के साथ जो जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जो आपस के रिश्ते थे, वो एक बिल्कुल अलग पहलू था। तो राजनीति के अलावा दूसरे भी ऐसे कई जीवन के अंदर अनुभव रहे जो अमिट साहब। गोपाल दास नीरज जी के ना मेरे को एक बहुत फेमस और बहुत सकारात्मक कविता याद आती है। उसका शीर्षक है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, सपना क्या है नैन से इस पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना उसका जैसे जागे कच्ची नींद जवानी। तो इस तरह का व्यक्तित्व था जिसकी आप बात कर रहे हैं कि बहुत शालीन ढंग से जिंदगी को सकारात्मकता देने की दिशा में। तो आपको क्या लगता है कि साहित्यिक रूप से ऐसे लोगों की सोसाइटी में कितनी ज्यादा जरूरत है? कि आज दुर्भाग्य से हम लोग उनको स्थान नहीं दे पा रहे। आज हम लोगों के समाज का ये दुर्भाग्य है। और ये सपने हैं, आज जैसे मैं जिस धरती पर आप बैठे, हमारे यहाँ चौधरी रामदास जी के सपने थे जी। और उन्होंने सपनों को जमीन के ऊपर उतारा जी। उस वक्त कोई कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि उस तरह की जो परिस्थिति थी, संसाधनहीन हम लोग थे, तो जो सपने उन्होंने लिए कि मेरा समाज भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, तो वो सपने आज साकार होते हुए दिख रहे हैं। वो व्यक्ति आज नहीं, तीसरी पीढ़ी उन्हें उस वक्त उन्होंने सपने लिए और आज की पीढ़ी उस सपनों को कुछ चंद कदम साकार करने में लगी। तो सपने होते ही इसीलिए, पर महत्वपूर्ण ये बात है उनको सपनों को धरातल में उतारना, उसमें आपका योगदान जीवन के अंदर क्या है। जी। तो आपने मिर्जा जी की बात की, वहीं पर कद्दावर अगर लोगों की बात करें तो परशुराम मदेरणा जी का नाम आता है, उसके अलावा गंगाराम जी चौधरी का नाम आता है। तो आप विचारात्मक जो पहलू है उसके हिसाब से किसके नजदीक ज्यादा पाते हैं आप खुद को वैचारिक रूप से? देखो, वैचारिक तौर के ऊपर मैं नेहरू के सिद्धांत को अपने आप को नजदीक मानता हूँ। लिंकन के सिद्धांत से मेरे जो उनके विचार विचारधारा है, क्योंकि देखो पूर्ण सहमति किसी से होनी, ये अपने कहने के लिए तो हम लोग अगर अंधभगत होंगे तो किसी के साथ पूर्ण सहमति हो सकती है। मैंने पिछले दिनों पेरियार को भी समझने की कोशिश करी, पेरियार की को भी मैं काफी हद तक मैं उनसे भी सहमत हूँ। कई चीजों में उनसे सहमति है मेरी, मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे वो धार्मिक आस्थाओं के बिल्कुल खिलाफ थे जी, वो एक जाति विशेष ब्राह्मणों के कट्टर उनकी खिलाफत थी। तो अगर वो दोनों पहलू अगर मैं उनको नजरअंदाज कर लूं तो पेरियार से भी मैं काफी प्रभावित हूँ। तो हरीश चौधरी जी स्टेट संभालने के अलावा, अपनी विधानसभा संभालने के अलावा किताबें भी संभाल लेते हैं? ये किताबें, कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, किताबों से ज्यादा जब इंसानों ये समय कब निकलता है? नहीं हो जाती है कब? कल किताबें हैं, कुछ चीज और देखनी है, सुननी है, ये सब चीजें, यही समय क्या है। आज समय हम लोगों के लिए हर किसी को अवसर 24 घंटे का ही देता है, उसके अंदर वो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सके, बात तो हुई जी। मैं सुबह 6 बजे का उठा हुआ हूँ, वो 6 बजे से लेकर और अभी तक जो मेरा दिनचर्या रही है जी, तो इसी तरह दिनचर्या के अंदर कुछ है। हाँ, आप सुबह बता भी रहे थे किताबों के अलावा आपने कहा कि आप सीरीज वगैरह भी देख लेते हैं, तो किस तरह का सिनेमा है जो आपको पसंद आता है? मेरी सीरीज इतनी ज्यादा नहीं मैं देखता हूँ, पर जब कभी भी समय मिल जाता है, जैसे ये चुनाव खत्म होते ही मेरे को किसी ने कहा कि एक नेटफ्लिक्स पर डिप्लोमेट चल रही है जी, तो वो मैंने थोड़ी देख ली। पिछले दिनों में मोसिस थी, वो मैंने थोड़ी देख ली। ऐसे जहाँ कभी भी तो हर किसी के सुझाव मान लेते हैं, आप कोई स्पेशल आदमी होता है जो कहता है कि ये देख लो? मैं मेरा जीवन में एक सिद्धांत है कि मैं हर समय खुला रहता हूँ। कोई भी मेरे को कोई बात करता है तो मैं इस चीज पे, मेरा समझ ये कि हर व्यक्ति जो आपके सामने बैठा हो, बिना उसकी पृष्ठभूमि के आधार के ऊपर हर किसी के पास अतिरिक्त समझ है मेरे से। वो क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने सामने बैठा है, उस व्यक्ति के पास उसके जीवन में आपकी जो समझ किसी क्षेत्र में उससे अतिरिक्त उसकी समझ होगी। तो कोई भी व्यक्ति आपको कोई आइडिया देता है, कोई भी आपको सलाह देता है, तो उसको सुननी चाहिए। आप देख लीजिए कि सवाल आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आपके जो समर्थक है हो सकता है आपका कमेंट बॉक्स फिल्मों के सजेशन से ही भरा रहे आगे से। नहीं, कोई फिल्में इतनी नहीं देखता हूँ मैं मुश्किल से, मैं जैसे बहुत कम फिल्में मैं देख रहा हूँ। बॉलीवुड में कोई
जो अभिनेता है वो फेमस हो, नहीं, क्योंकि मैं जो उन मतलब लोगों आपका फेवरेट हो। नहीं, जो भी सफल अभिनेता है उनको व्यक्तिगत जीवन में जानता हूँ, हाँ। इसलिए मेरे को वो उन किसी को अच्छा, मैं- रियल लाइफ और रियल लाइफ का अंतर जो है, मैं उनको नजदीक से जानता हूँ, इसलिए कुछ अपार स्वरूप भी है बड़ा। जैसे सलमान खान है, वो जीवन के अंदर बहुत ही एक अलग रंग से जीवन जीता है, तो वो अलग बात है। बोलेंगे नहीं आप उस पे? नहीं, क्यों नहीं बोलूंगा, मैं कैसे, कभी भी किस तरह से मैं जो अलग अपने कैसे आप को जीते हैं? नेहरूवादी कहता हूँ, तो अलग कैसे जीते हैं? नेहरूवाद है क्या? अलग कैसे जीते हैं? जो बड़े अपने खुद के लिए वो जीवन नहीं जीते, वो हर किसी की मदद करने की उनकी प्राथमिकता रहती है, अपने परिवार को पूरा साथ लेकर और चल रहे। उनके आज बैंक अकाउंट देख लो, इतना उन्होंने कमाया और अपने खुद के लिए बैंक अकाउंट में उन्होंने तो नहीं छोड़ा। चैरिटी के अंदर, आपस में कोई भी संबंधों को रखने के अंदर, इन पैमानों के अंदर सलमान खान बिल्कुल ही अलग है इंसान। तो जय और वीरू के बारे में क्या ख्याल है? हम पीछे धोरों के पास में बैठे हैं और धोरों की जब बात आती है तो बसंती, जय, वीरू याद आ जाते हैं। तो जय वीरू की एक्टिंग के बारे में उनमें से कोई फेवरेट? नहीं, धर्मेंद्र जो ग्रामीण परिवेश से उठकर और वहां तक का सफर उन्होंने किया, तो वो उनका एक ग्रामीण पहलू है, वो मुझे काफी उनको नजदीक देखते। सोशल मीडिया पर भी वो काफी देसीपने के साथ नजर आते हैं। सोशल मीडिया में नहीं, मैं सोशल मीडिया ज्यादा देखता मिले आप धर्मेंद्र जी से? हाँ, मैं धर्मेंद्र जी से मिला हूँ, मैं इन अमिताभ बच्चन से भी मिला हूँ, पर अमिताभ बच्चन ने मुझे प्रभावित नहीं किया, धर्मेंद्र जी ने किया। वो मैं उसका प्रभावित करने का जो पहलू है वो बता रहा हूँ कि ग्रामीण परिवेश से उठकर और आज भी उन जड़ों में उनके जीवन को जीने के अंदर वो चीज उन्होंने छोड़ी नहीं जी। तो व्यक्ति जब अपनी खुद की जड़ को नहीं छोड़ता है तो वो उस मूल स्वरूप के अंदर आता है, क्योंकि ज्यादातर जिस क्षेत्र के अंदर होता है वो अपनी जड़ को छोड़ने के कारण वो मूल स्वरूप में नहीं रहता है। राजनीतिक रूप से आप राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? मैं कहा ना कि मैं विचार धारा जो थी उसको अनुसरण। भारतीय राजनीति में कोई एक नाम जिसको आप कुछ हद तक कंसिडर करते हैं कि इसको गुरु माना जा सकता है? मेरे लिए आदर्श भारतीय राजनीति में राहुल गांधी। राहुल गांधी। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने उनके साथ बहुत दिन बिताए। उस इंसान की जो समझ है, उस इंसान का जो ऑनेस्टी है, इंटेंशन जितने ऑनेस्ट है और जो ईमानदारी उस इंसान के अंदर है, देश को के लिए जो विजन है, मैंने दूसरे किसी राजनीतिक में नहीं देखी। तो ऐसा क्या है जो उनको और लोगों से अलग बना देता है? मैं कह रहा हूँ कि एक तो उनके जो समझ है उनकी वो बहुत बेहतरीन, और दूसरी जो एक मूल जो सिद्धांतिक तौर के ऊपर वो इस देश के अंदर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी का उनकी सोच है, समानता का अवसर, और अपने लिए कुछ नहीं करता, उस कॉज के लिए करने की उनका हुआ है कि जो भी वो सोच है, उनके विचार है, उनके लक्ष्य है, उसके लिए हर समय वो डेडिकेटेड रहते हैं। दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो भी लोग हैं वो अपने से ही शुरू करते हैं और अंत भी अपने से ही करते हैं कि खुद के कैसे जगह ले सके, खुद के लिए क्या हासिल कर सके। ये अपवाद है राहुल गांधी जी से, खुद के लिए नहीं, उनको कई अवसर जीवन के अंदर मिले, कभी भी खुद के, और जो उनका जीवन शैली है, मैं ये कह सकता हूँ मेरे से भी वो साधारण जीवन जीते हैं, किसी भी तरह के लिए बहुत मजबूत इंसान है। आज वो ध्यान के संदर्भ में उस लेवल तक ध्यान में स्कूबा डाइविंग के अंदर जो उनके पास है स्ट्रेंथ जी, और बहुत अच्छी प्रतिभा रखते हैं वो। उनकी सदस्यता को पीछे रद्द कर दिया गया था, उन्हें संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, बेसिकली आपको ये चीज समझना है कि आरएसएस की सोच क्या है, आरएसएस का लक्ष्य क्या है। इस देश के अंदर कोई भी आवाज नहीं रहनी चाहिए जो उन लोगों की तय की हुई आवाज नहीं। इस चीज को अगर आप समझना चाहोगे तो ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके अंदर भी हम लोग जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि साधारण व्यक्ति को वो अवसर दे रहे हैं जी, पर हकीकत में वो साधारण व्यक्ति को अवसर नहीं दे रहे। जो योग्य आवाज और फैसले करने वाले लोग हैं उनको रोक कर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तय की हुई चीज को कौन एग्जीक्यूट कर सकता है,
उस मकसद से वो ये कर रहे हैं। आज देश के अंदर जो मुख्यमंत्री है वो आज साधारणतः कोई भी उस प्रदेश के अंदर जाता तो उनकी रुचि नहीं रहती कि मैं मुख्यमंत्री के पास जाकर उनको समझूं, उनसे मिलूं, उनसे संबंध बनाऊं, क्योंकि उनके पास वो अधिकार ही नहीं। जो हम लोगों की देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये प्रदेश चलते किससे, देश चलता किससे? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से नहीं चलता है जी वो कैबिनेट से चलता है जी। वो कैबिनेट खत्म कर ली पहले तो। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कैबिनेट खत्म कर ली। वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी जो मूल जो धारणा है, मूल व्यवस्था है, उसको खत्म कर मुख्यमंत्री केंद्रित कर ली। और आज देश का दुर्भाग्य है कि वो मुख्यमंत्री के भी अधिकार छीन लिए गए। वहां से तय किए हुए व्यक्ति समानांतर फैसले करने के लिए बैठा दिए गए। साल 2009 में आपने पहली बार सीधा लोकसभा चुनाव लड़ा। हाँ, और आपने रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले जो पूर्व मंत्री के बेटे थे मानवेंद्र सिंह जी, उनको हराया। मैं 89 के अंदर मैंने पहले चुनाव लड़ा और 20 वर्ष बाद में मेरे को 2009 के अंदर अवसर मिला चुनाव लड़ने का। मेरी पार्टी ने मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जी। मैं नहीं जीता। ये हम लोगों की भ्रांति रहती कि मैं जीता, मैं हारा। वो जो मतदाता होते हैं वो जिताते हैं, वो हराते हैं। मेरे को मतदाताओं ने रिकॉर्ड वोट से, जो कांग्रेस के उम्मीदवार आज तक रहे, उनमें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वोट से जिताने वाले मेरे को बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के मतदाता थे। कोई ऐसी शख्सियत भी थी जिसने कंधे पे चढ़ाकर आपको और कुछ पड़ाव पार कराया हो, जिसमें मुख्य सहयोग रहा हो? जैसे मेरे को टिकट में दिलाने के लिए, प्रत्याशी बनाने के अंदर सबसे ज्यादा अगर भूमिका दी वो हेमाराम जी चौधरी की थी। टिकट मेरे को कांग्रेस पार्टी का, और जब विधानसभा का चुनाव था उस दिन ही टिकट तय कर दिया था कि मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बनना है। जी। लेकिन जो शख्सियत आपके सामने चुनाव लड़ रही थी उसका बैकग्राउंड बड़ा था, उनका नाम बड़ा था, उसके बाद आपने उनको जो मात दी, इस सबका सहयोग रहा। मैं जितने चुनाव लड़े, मैंने जीवन में 7 चुनाव लड़े जी, उन 7 चुनाव में लोगों का सहयोग रहा। किसी ने मुझे 1000 रुपए का सहयोग दिया, किसी ने एक गाड़ी का सहयोग दिया, किसी ने किसी और चीज का सहयोग दिया। जो राजनीतिक सफल है, ये भ्रांति ये रहती है कि आपके खुद के संसाधनों से लड़कर आप जीत सकते हो। अगर ऐसा होता तो कॉर्पोरेट्स अपने आप ही, जैसे मीडिया को कॉर्पोरेट्स ने खरीद लिया, उसी तरह हम लोगों को भी कर ले। ये तो एक भ्रांति हम लोगों के बीच में। तो मीडिया पूरी तरह से कॉर्पोरेट के हाथों में है। और तो हो चुका। वो आज एनडीटीवी को जिस तरह से किया गया, इससे क्रूर और क्या उदाहरण हो सकता है? तो आप पूर्णतः विश्वास जता रहे हैं कि मीडिया कहीं भी सच्चाई नहीं दिखा रही है? नहीं, जो क्रोनी कैपिटलिज्म का शिकार हुआ है, एनडीटीवी का पूरा वाकया जो हम लोग अगर देखें के ऊपर, तो ये क्या है? जो ये भ्रांति है, जैसे आज के नौजवान जो राजनीति में रुचि रखते हैं, उनमें भ्रांति फैलाई हुई है कि आप संसाधन पहले जुटाओ और फिर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हो जी। तो उनको भी मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि जैसे मेरे जीवन का जो मैं मेहनत कमाऊं, लोग कमाओगे तो अपने आप ही लोगों के पीछे सब संसाधन आ जाएंगे। उन संसाधन की ताकत से आप इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीति में नहीं टिक पाओगे। अगर मेहनत कमाई में होंगे तो कभी भी आपको पीठ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी संघर्ष के अंदर, किसी चुनाव के अंदर, राजनीतिक सफर के अंदर। नटवर जी के साथ संबंध क्या था? नटवर जी से मैं प्रभावित हूँ। नटवर सिंह जी की जो नीति, क्योंकि वो मेरा जो मूल सिद्धांतिक तौर के ऊपर जो कोई भी व्यवस्था हो, जो पुरानी परंपरा है, व्यवस्था है, उसमें विश्वास रखता है और वो स्टेटस को के अंदर विश्वास करता है। क्योंकि स्टेटस को के अंदर हम लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं जी। कोई भी व्यक्ति हो, उस सिद्धांत के मैं हर समय खिलाफ हूं। जो भी अपनी महिमा मंडल करते हैं जो स्टेटस को की व्यवस्थाओं के अंदर, क्योंकि उसमें समानता नहीं है, उसमें सबको हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है, सबको अधिकार का समानता नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति जिसके विचार इस तरह के हैं, वो उससे मैं कभी भी प्रभावित नहीं होता। हाल ही में लोकसभा चुनाव समाप्त हुए हैं और उसमें 3 जो चेहरे थे वो बड़े थे और एक ही साथ लगे हुए थे, हरीश चौधरी, हेमाराम जी और उमेदाराम जी। तीनों के ही जो पिताजी का नाम है वो मूल जी है। तो
बाड़मेर में मूल जी का छोरा होना ज्यादा फायदेमंद है क्या राजनीति के लिए? नहीं, ये बात तो इस बार इन चुनाव के अंदर आया था और मेरा तो सौभाग्य है। जी, हेमाराम जी के जो पिताजी है इस क्षेत्र में काफी प्रतिष्ठित क्योंकि उनके पिताजी का नाम मूलाराम है। मूलाराम जी आपका मूल थे सिंह। और काफी प्रतिष्ठित परिवार चौधरी परिवार है। हेमाराम जी मेरे बगल के जो पहले तो मूल थे भाई तो एक ही हुआ करते जी, तो बगल के पंचायत में ही रहते हैं। ये धोरा है इसके बिल्कुल पीछे है हेमाराम जी के एक गांव और खेत है। जी, तो वो बड़े प्रतिष्ठित उनका परिवार और मेरा भी सौभाग्य है कि मेरे पिताजी मूल सिंह जी के वहां में पैदा हुआ। और उमेदाराम जी भी मूल जी के साथ है। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर ये कोइंसिडेंस है या ऐसा प्रमाणित कर दिया जाए कि मूल जी अगर पिताजी का नाम है तो आप ढंग से राजनीति कर पाओ? ये एक तरह का संजोगी। ठीक है। 2014 में आप पर आरोप लगते हैं कि आपने बीजेपी के जो उम्मीदवार थे कर्नल सोनाराम जी उनको अस्पष्ट रूप से समर्थन दिया और आपने खुद का प्रचार ढंग से नहीं किया। मैंने जो 2014 के अंदर मेरा चुनाव जितनी मजबूती से लड़ा है बाड़मेर अच्छी तरह से जाता आपकी विधानसभा जो मेरे नामांकन की रैली उस वक्त की आप वीडियो उठाकर देख लो और इस बार जो प्रत्याशियों के नामांकन की रैली थी जी उसकी तुलना आप लोग कर लो। चुनाव के अंदर मेरी सभाई थी वो आप देख लो। तो आपकी विधानसभा सिवाना जैसलमेर जैसे क्षेत्र से मैं 2014 के अंदर भी आगे रहा जी, वहां से वोट प्रतिशत मेरे को ज्यादा मिले। यहाँ जिस क्षेत्र से में आप बैठे हो वहाँ यहाँ भावनात्मक तौर के ऊपर कोई ऐसी परिस्थिति बन गई। आपकी विधानसभा में पानी और रोजगार की जो समस्या है उसको लेकर मंत्री रहते हुए आपने क्या काम किया और आगे का रोड मैप क्या? देखो मैंने एमएलए रहते हुए पिछले 5 वर्षों के अंदर पानी के संदर्भ के अंदर पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं पाइपलाइन सैंक्शन हुई वो बैतूल विधानसभा सबसे ज्यादा लगी कहाँ बैतूल विधानसभा के अंदर। राजस्थान में पानी बिजली सड़क शिक्षा चिकित्सा इन 5 क्षेत्रों के अंदर बैतूल विधानसभा के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा काम। 10 सितंबर 2019 को जो राज्य कृषि मंत्री जी हैं वो एक बयान देते हैं और हरीश चौधरी जी पर आरोप लगता है कि उन्होंने बाड़मेर जिले में जो ऑयल कंपनियां हैं उनमें भय पैदा करके चौथ वसूली करने का जो है वो काम किया है। देखो जब आपको आरोप लगाने के लिए कोई आधार नहीं होते कोई आरोप है आप कहीं भी चले जाओ। यहाँ से आप वापिस लौटते वक्त रिफाइनरी आएगी जी और रिफाइनरी के अंदर कभी आप ये पूछ लेना हरीश चौधरी कभी एक बार भी गया। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे देश के अंदर जो इतना बड़ा उपक्रम कहीं भी निर्माण हो रहा है उसके अंदर निष्पक्ष ढंग के अंदर कोई कार्य हो रहा है वो इस रिफाइनरी के अंदर हो रहा है। किसी की दखलंदाजी नहीं। आप सिर्फ 2 पैमाने के ऊपर इसका आकलन कर लो। दूसरी जगह जोर जबरदस्ती बाड़मेर में कर लो। सोलर के काम हो रहे हैं उन सोलर के काम के अंदर उदाहरण के तौर के ऊपर पानी का टैंकर वहां जा रहा है उसको किस तरह से उसकी क्या रेट लग रही है किस तरह से किसको दिया जा रहा है और यहाँ आप इन सब लोगों की जो प्रयासों से मंशा से सीबीआई के अंदर भी एक केस ट्रांसफर हुआ और ये इस केस के जो स्कोप था वो था कि तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट करा जाए। 6 महीने तक सीबीआई आ रही तमाम चीजों के इन्वेस्टिगेशन हुआ और उनके ऊपर भी क्लोजर लगा। तो बताइए तो सही उदाहरण तो कोई भी प्रस्तुत कर ले। मैं एक व्यक्ति की बात नहीं करता ये एक तरह की फैशन बनी हुई है कि जब किसी और तरह के लिए बात नहीं करने के लिए कोई भी बताइए एक भी ऐसा प्रकरण बताइए एक भी जगह आप बताइए कोई भी विधायक इतनी रिफाइनरी बन रही है कि कभी भी कोई विधायक उस रिफाइनरी के परिसर में गया या नहीं गया। आप वहां जाकर खुद आज जो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ मैनेजमेंट है उनसे आप खुद बात कर लो कि कभी भी उन्होंने आपसे कोई मुलाकात भी की। एक और आरोप सुनने में आया कि वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है उसमें हरीश चौधरी जी का बड़ा स्टेक है। आप जाकर पता कर लो। स्टेक छोड़कर और कोई एक भी गाड़ी अगर हरीश चौधरी के परिवार की लगी हुई तो पता कर लो। ये सब निराधार है। मेरे जीवन में मेरा एक ही ध्येय रहा कि लोग कमो और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे लोगों से ऐसे इस तरह के मेरे संबंध है जब भी मुझे आवश्यकता रहती है मेरे साथ लोग हर तरह से मेरा सहयोग करते हैं। ये उन लोगों की जलन है ईर्ष्या है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि लोगों के माध्यम से कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
नहीं, आपकी जो लोकल लोकप्रियता है उसमें कोई शक नहीं है, और लोगों का जो समर्थन आपके साथ रहता है, आपकी बात का जो वजन लोगों के बीच में रहता है, और इतना प्रभावशाली नेतृत्व होने के बाद राजस्थान की राजनीति में इतने महत्वपूर्ण पदों पर आप रहे हैं, उसके बावजूद राजस्थान की राजनीति में हरीश चौधरी थोड़े अंडररेटेड क्यों हैं? नहीं, अब मेरे को अपने आप को रेटेड करने का मेरा लक्ष्य ही नहीं। मैं जिस सोच विचार जिस लक्ष्य से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है कि वो सफल हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा, सही रफ्तार से सही कदम हो रहे या नहीं हो रहे, वो मेरा जीवन का लक्ष्य है। मुझे खुद को बनने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं मंत्री बना, कोई भी निर्णय करने वाले से कभी भी जीवन में आगे आप पता कर लेना, मेरे मंत्री बनने का भी वो नहीं था। कभी जीवन के अंदर मैंने टिकट या कोई पद मांगा ही। हम जब आप पर रिसर्च कर रहे थे तो इंटरव्यूज के मामले में हो या जो डिजिटल छपी हुई खबरों के मामले में हो, मीडिया आपको इतना कम कवर क्यों करता है? नहीं, मेरा कोई ऐसी रुचि भी नहीं रही रहती कि मीडिया से मैं काफी। नहीं, आप ही के क्षेत्रों में बहुत सारे नेता हैं जिनको बहुत अच्छे से कवर किया गया है, जिनके बारे में बहुत बेसिक डाटा वहां पर उपलब्ध है। नहीं, बेसिकली ये जो कैंपेन मैनेजमेंट का आप जो बात कर रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा धन बल खर्च कर और कैंपेन मैनेजमेंट हुआ यहाँ जी लोकसभा के अंदर, और उसके सामने साधारण युवाओं ने जो डिजिटल कैंपेन किया, जी वो धीमे धीमे जो इस पूरे चुनाव के आखिरी 3 दिन के आप डाटा निकाल कर देखो, जी जो करोड़ों रुपए फूक कर और बड़े बड़े माहिर कैंपेन करने वालों के सामने जब यहाँ के नौजवानों ने जी जो कैंपेन किया, वो आखिरी 3 दिनों के कैंपेन को आप देख लो, उनको काफी पछाड़ कर और वो आगे हो गए। तो मैनेजमेंट करना अलग बात, आप उस मैनेजमेंट से कुछ समय उन मीडिया के अंदर आप इंटरव्यू के माध्यम से अपनी बात को और रख लोगे। जैसे कई मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि यहाँ से वो जीत रहे, जी कई में यहाँ के अंदर जो वो रैली कर रहे थे, वो एआई से उस रैली के अंदर जो जिस तरह से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के अंदर जनता का जनसैलाब दिखा रहे थे, यहाँ बाटाड़ू के अंदर उस जनसैलाब दिखाते दिखाते उनके खुद के मीडिया के अंदर उन्होंने उस सड़क के ऊपर जो डिवाइडर के बाटाड़ू के अंदर है ही नहीं, वो डिवाइडर भी दिखा दिया, क्योंकि एआई से कहीं ना कहीं लोगों को दिखाने के लिए उनको किसी और को उन्होंने करा। तो इस माध्यम से एक तो वो लड़ाई उन्होंने इस संसाधनों से और गलत आधार के ऊपर लड़ी, और हम लोगों ने सच्चाई से और अपने लोगों की ताकत से हमने लड़ी। और ये चुनाव पूरे देश के लिए कि कौन से रास्ते में जाकर आप सफल हो सकते हो, क्या मैनेजमेंट के संसाधन से सफल हो सकते हैं या अपने खुद के लोगों की ताकत पर भरोसा रखकर हो सकते हैं। हमने ये पूरा का पूरा चुनाव वहां का मीडिया मैनेजमेंट के लिए नहीं हमने ये लड़ा, हमारे लोगों के लिए हमने चुनाव लड़ा, लोगों के माध्यम से चुनाव लड़ा, और ये चुनाव वो मैनेजमेंट जीतेगा या यहाँ के लोग जीतेंगे, उसका फैसला दुनिया कर लेगी। आप राजस्थान में मंत्री के पद पे रहे, सरकार में मंत्री रहते हुए कौन से ऐसे काम थे जिनको आपको लगता है कि वो होने चाहिए थे और आप वो नहीं कर पाए? नहीं, देखो, एक तो मैं जो मूल थे मैं डिसेंट्रलाइजेशन के विचार का हूँ। मैंने रेवेन्यू बोर्ड को प्रशासनिक और लीगल तौर के ऊपर बाइफरकेशन की बात की जी, क्योंकि आज लिटिगेशन सबसे ज्यादा प्रशासनिक तौर के ऊपर काम कर और लीगल के अंदर जो काम करते हैं लिटिगेशन जो है जी, उनकी संख्या बहुत बढ़ रही जी, और स्टेटस को में विश्वास रखने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, तो मैंने पूरी बात तर्क के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर समझी, और उनका जो चिर परिचित अंदाज था कि उन्होंने नहीं तो हाँ करा और नहीं ना करा, और वो पूरा का पूरा प्रस्ताव उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को पास रेफर कर दिया। अगर वो हाँ ना करते, मैं तर्क के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, और उनकी कुछ भ्रांति होती है वो दूर करता। और उस वक्त तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने इतना कुतर्क देखा कि वो वकील अजमेर का इसका विरोध कर दिया। मैंने कहा वकील विरोध, अगर उनको आपने सच्चाई नहीं बताई है जब वो विरोध करेंगे, वहां के वहां उसी रेवेन्यू बोर्ड को बाइफरकेशन कर एक प्रशासनिक डिपार्टमेंट बनाकर, प्रशासनिक जो देश के अंदर दूसरी हर जगह जहां भी रेवेन्यू के संदर्भ में काम हो रहा है उसको प्रशासनिक कर लो और लीगल वहीं रखो। अजमेर से बाहर का भी प्रस्ताव नहीं था, और वो चीज टल गई। उससे आम किसानों को, आम जो जमीन के से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आज कितनी पीड़ा हो रही है वो एहसास आज भी वो लोग नहीं कर पा रहे, और आज भी जो निर्णय करने वाले बैठे आज भी वो चीजें
समझ नहीं पाते। आपने अपनी सरकार के खिलाफ ओबीसी रिजर्वेशन मूवमेंट को समर्थन दिया था, वो क्या था? नहीं, ओबीसी रिजर्वेशन मूवमेंट में समर्थन देने की बात की थी जब हमको कानूनन तौर के ऊपर 21% का हक और अधिकार मिला हुआ। उसके ऊपर लगातार प्रहार हो रहा है कि वो 21% हमें नहीं मिले। लगातार एक उन्होंने ऐसा गलत फैसला करा पहले की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और उसके कारण उन 21% आरक्षण हम लोगों को नहीं मिल पा रहा, तो उसको संशोधन कराने के लिए वो लड़ाई अभी भी जारी। अभी भी जो आरएस के नतीजे हम लोगों को मिले, मध्य प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट ने जो फैसला करा, इस बार भी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण को ओबीसी के आरक्षण के अंदर डाल दिया गया कि कोई लिटिगेशन कर ये फैसला यहाँ राजस्थान में भी नहीं करे। ये मामला क्या था? आरएस को लेकर आप काफी मुखर नजर आए, आपने कुछ जगह पर बोला भी कि आरएस को लेकर आरएस के इन जो नतीजे निकले उसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जी। आज इस देश के अंदर कोई भी जाति गैर आरक्षित वर्ग में नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये समझने की आवश्यकता जी, कोई भी जाति जी 100% जातियों को आरक्षण मिला हुआ है जी। और एक ही भ्रांति की ओबीसी आरक्षण जैसी व्यवस्था इस देश में ही। ओबीसी में आर्थिक पिछड़ों का आरक्षण जी। तो ये ईडब्ल्यूएस को भी ओबीसी के आरक्षण के उस ब्रैकेट में डाल। ये साजिश किसकी? ये वहां बैठे हुए लगातार ये चीज करेंगे। मैं कह रहा हूँ सोच है, तो सबको हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिले उसको कैसे अवरोध पहुंचाई जाए। जो स्टेटस को की व्यवस्था है, समानता को में विचार से सहमत नहीं होने वाले लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। और हमारे को, मैं इस पीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, लगातार हर पीढ़ी को इसका संघर्ष करना पड़ेगा कि कैसे वो अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित कर सके। अब बीजेपी की सरकार है, आप गहलोत जी की सरकार में थे, गहलोत जी के साथ आपके अब संबंध कैसे हैं? नहीं, ये बीजेपी की सरकार है ही नहीं, ये आप लोगों की भ्रांति की बीजेपी की सरकार। ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह के बैठाए हुए लोगों की सरकार है। तो बीजेपी में ही तो है। नहीं, वो बीजेपी कौन, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता महसूस करता है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की सरकार है। मुख्यमंत्री सरकार में फैसला ले सकते हैं, मंत्री फैसला ले सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के जो नियुक्त लोग जो है वहां तय होते हैं और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। यही लोकतंत्र का एक बहुत, इन्होंने लोकतंत्र की हंसी उड़ाई हुई है यहाँ पर। और मेरे अशोक गहलोत जी से नहीं, मेरे किसी व्यक्ति से कोई भी असहमति नहीं है, किसी से मैं खुश या नाराज नहीं। मैं वो अप्रोच जो नेहरू की अप्रोच, जो राहुल गांधी की जी की सोच और अप्रोच है, जो कांग्रेस नीतिगत तौर के ऊपर कांग्रेस ने कुछ तय कर लिया है, उसको लागू कोई भी नहीं करे, चाहे मैं खुद भी नहीं हूँ तो मैं गलत। आपकी खुद से भी असहमति होगी? हाँ, असहमति है, मैं खुद गलत। आपने उन पर एक आरोप लगाया था कि वो एक तीसरी पार्टी को पोषित कर रहे हैं। मैं आप तो पूरी दुनिया देख चुकी इस बात को। मैं वापस वो पहले जो मैंने बात करी आज वो पूरी दुनिया देख चुकी है। इन लोकसभा चुनावों में भी ऐसा सुनने को मिला था कि उन पर आरोप लगे कि वो कांग्रेस की बजाय कहीं और समर्थन दे रहे थे। नहीं, देखो, जब तक आपके पास कुछ कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं होती, आरोप लगाने के लिए हरीश चौधरी कभी भी आरोप जी, जो भी बातें आई है वो उसकी सच्चाई क्या है वो कोई भी निष्पक्ष तौर के ऊपर उसका करे। मेरे पास ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं है, तो जब तक कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं है तो इस तरह की निराधार बात के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करता जी। क्या अशोक गहलोत ने कहीं भी उंगली पकड़कर आपको राजनीति में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया था? उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अशोक गहलोत जी के साथ मेरा राजनीतिक सफर के अंदर कई कदम हम लोग साथ भी चले। आज भी हम कांग्रेस संगठन के अंदर आपस में साथ हैं। उमेदा राम जी से ज्यादा मेहनत करते हुए हरीश चौधरी जी इस चुनाव में नजर आए। उन्होंने एक पार्टी से अपनी पार्टी में उनको लेकर अपना ओपोजिशन खत्म कर लिया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि आप अपनी सीट आगे के लिए सिक्योर करने के लिए। देखो, ये भ्रांति है कि हम लोग दिख रहे थे जी। मेरे और उमेदा राम जी से ज्यादा कई ऐसे लोग थे, उन्होंने चुनाव के अंदर ज्यादा योगदान किया जी। और अपोजिशन कभी भी नहीं मिलता है जी। तो मैं नेहरूवादी अपने आप को कहता हूँ, अगर अपोजिशन नहीं होगा जी तो ये लोकतंत्र ही नहीं रहेगा जी। तो सशक्त अपोजिशन भारत में भी रहना चाहिए, राजस्थान में भी रहना चाहिए और देश में भी रहना चाहिए। यही नेहरू के सिद्धांत जी।
ये जेएमएम गठबंधन जो है वो बाड़मेर की राजनीति में काफी सुनने को मिला, ये क्या? नहीं, बेसिकली सबकी हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, ये आज हम लोगों का प्रयास है। और हमारे जो इस सिद्धांत से का विरोध करने वाले गलत भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं, जी, जो पिछड़े संगठित रहे, आज एक बहुत बड़ी मुहिम इन लोगों ने भ्रांति की फैला रखी। जी, मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ कि जो बात गलत बातें उन्होंने भ्रांति के तौर पर लोगों के जेल के अंदर डाली कि जब पिछड़ों का आरक्षण सिर्फ एक जाति विशेष ने कर, सार्वजनिक मंच और सभी दल के अंदर में शामिल लोगों ने इस तरह के जो करे, तो कैसे पिछड़े संगठित होकर अपने हक और अधिकार के लिए करे? पिछड़ों के वोट तो चाहिए, पिछड़ों का वोट कौन ले रहा है? कौन पिछड़ों को आपस के अंदर दूरियां पैदा कर कर वोट ले रहा है और कौन पिछड़ों को आपस के अंदर जोड़कर वोट ले रहा है? ये सबसे बड़ा है जी। यह एक विचारधारा, एक लोगों का समूह ये कोशिश कर रहे पिछड़ों के अंदर गलत बात है। मैंने कल भी ये चुनौती दी कि आप किसी भी जो नौकरी है उसके अंदर आप आंकड़े निकाल कर करो, आप सार्वजनिक मंच के अंदर ये बात करते हो। आप जो कृषक कौमें हैं उनमें और जो कृषक गैर कृषक कौमें हैं उसके बीच के अंदर आप दरार पैदा करना चाह रहे हो। राजस्थान के अंदर चाहे वो यादव हो, चाहे जाट हो, चाहे विश्नोई हो, चाहे कलबी हो, चाहे धाकड़ हो, उनमें और गैर कृषक कौमों के बीच में ये कर इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये कि इन्हीं विवादों के अंदर ये लोग रहे और पिछड़ों का हक और अधिकार को मिले। आज जब वर्ण व्यवस्था के अंदर देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था के अंदर हम सभी शूद्र थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राजस्थान सरकार की कृति रिपोर्ट भी इस बात की, सरकारी रिपोर्ट भी यही चीज कह रही। तो उन शूद्रों को संगठित होकर और दो तरह की व्यवस्था इतिहास के अंदर रही, शोषक और शोषित जी। तो जो आज भी आप ये पूंजीपति जो शोषक का रूप उन्होंने ले लिया, उनको मदद करने वाले उस व्यवस्थाओं में हिस्सेदार और भागीदार, उनके खिलाफ ये शोषित जो भारत के अंदर वर्ग है उनको संगठित होकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? मूल सवाल ये क्या उनका हक और अधिकार है मांगना अगर गलत है, जुल्म है, तो अब ये जुल्म जब तक जिंदा ये करते रहेंगे। आपने अभी इसी जवाब में मेरे को याद आया बिश्नोई की बात की। आप एक मंच पर खड़े होकर चुनाव के दौरान बोलते नजर आते हैं कि मेरा खून और बिश्नोई जो गुदारा है उसका खून अब मैच करा लो, डीएनए हमारा एक है। ये तो साइंटिफिक के तौर के ऊपर है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि वो अपने आप को बिल्कुल अलग मानते हैं। वो सफल हो चुके हैं। जो ताकतें हम लोगों के बीच के अंदर दरारें पैदा करना है चाहती थी वो आज सफल हो चुकी। और मेरा राजनीतिक तौर के ऊपर मेरा लक्ष्य यही है कि इन सबको मैं कैसे एक करूं। अच्छा, बिश्नोई और जो सभी पिछड़ों, सभी किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को, सबको कैसे एकजुट करूं। क्योंकि आंकड़े ये कह रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी अनुपात के तौर पर बढ़ नहीं रही, कम हो रही। तो इनका खून एक है तो फिर वो ये फाट कब आई बीच में? ये लोग सफल हो गए जो ये नहीं चाहते थे कि हम लोग इस किसान, ये दूरियां बढ़ी कैसे? ये लोग सफल हो गए, मैं कह रहा हूँ ना। पहले आपस के अंदर जो पहले हम लोगों का प्रतिनिधित्व हुआ करता था, आज प्रतिनिधित्व है। पहले कितने विष्णु एमएलए हुआ करते थे, कितने अंजना कलबी एमएलए हुआ करते थे, और उनका व्यवस्थाओं के अंदर निर्णय में हिस्सेदारी भागीदारी थी या नहीं? आज किसी के सामने घुटने टेक कर हमारा हक और अधिकार मांगने का प्रयास किया जा रहा, मिल नहीं रहा है। और पहले जब संगठित थे तो हमारा हक और अधिकार अपने आप ही वहां हमारे खुद के दरवाजे पर आता था। 27 अप्रैल को आपका एक बयान बहुत वायरल होता है जिसमें आपने कहा कि अपनायत को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, और चुनाव के दौरान भी अपनायत शब्द का बहुत इस्तेमाल हुआ। ये अपनायत क्या है? नहीं, देखो, चुनाव ये सब चीजें हम लोगों की, इनको अगर आप समझना चाहोगे तो पहले जो पहचान हमारे इस इलाके की बनाई हुई जी, जो एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के दरमियान प्रशासनिक तौर पर हम लोगों का ये इलाका अलग अलग था जी। जब राजशाही काल के अंदर उससे हमारी पहचान थी, और मैं संतुष्ट हूँ कि वो पहचान हमने एक धार के तौर पर बनाई जी। जाने अनजाने में जो हमारे विरोधियों को भी विवश किया कि उस पहचान को वो धार के तौर पर अपने मुंह से वो कहे,
इस चुनाव के अंदर अगर सफलता अगर आप कहोगे तो पहली दफे उन्होंने उस पहचान को जिस पर वो गर्वान्वित करते थे, उस पहचान को ढककर और एक हार के रूप में हमारी पहचान के अंदर हम लोग सफल हो गए। इस चुनाव का अगर आकलन करना चाहो तो मुझे संतुष्टि है कि वो थार नाम से, और थार के अंदर क्या था कि संसाधन हम लोगों के पास कमी थी, पर अपनायत जो एक दूसरे को हम लोग आपस के अंदर कैसे सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे सुख दुख में कैसे भागीदार बन सकते हैं, वो अपनायत थी। तो इन्होंने ये कोशिश, हमने कभी भी किसी के टकराव के रूप में हमने ये राजनीतिक तौर पर प्रयास नहीं किया, और उन्होंने टकराव के रूप में करा और निराधार। मैं वापस इस बात के लिए चुनौती देता हूँ, जैसे मूल ओबीसी की बात करते हैं तो आकर बैठे तो सही आंकड़ों के साथ, सच्चाई के साथ बैठे, ये नहीं बैठेंगे कभी। आज जब आवश्यकता ओबीसी वर्ग को, क्या ये आ रहे हैं? आज जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्या इस पर सहमत है? नहीं। आज 21% से आरक्षण बढ़ना चाहिए, सहमत है? नहीं है। आज 21% जो मिला हुआ है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज उस आरएस की सूची के अंदर आपको कैटेगरी, किस कैटेगरी के अगेंस्ट के अंदर आपको वो करा गया, तो पहले कोई सूची में थी, आज वो होना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि हम रोस्टर के अंदर कहाँ करते हैं। अगर रोस्टर सही नहीं बनेगा तो वो किसी मुद्दे के ऊपर वो हमारे साथ में खड़े नहीं होंगे। सिर्फ विवाद कर दूरिया कैसे हो, इसी के लिए। जातीय जनगणना की बात पर मेरे को याद आया, इसी आपकी लोकसभा में एक इंटरव्यू हुआ, रविंदर सिंह भाटी जो चुनाव लड़ रहे थे उनसे एक सवाल पूछा गया। पत्रकार ने सवाल किया कि आप जातीय जनगणना के बारे में और जो जातीय जो मतलब रिप्रेजेंटेशन जो है उसको लेकर एक सवाल किया गया, और उसमें उन्होंने कहा कि कम से कम रखो, ये जातीय जो चीजें हैं इनकी वजह से जो डिजर्विंग लोग हैं वो आगे नहीं आ पाते। उनकी सोच इसके खिलाफ है, जो आरएसएस की मूल सोच है। संविधान के अंदर वो प्रयास क्या कर रहे हैं कि आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ क्यों है कि वो स्टेटस को मेंटेन करने चाहते हैं। जो व्यवस्था पहले थी उसको ही में रखना चाहते हैं, जिस व्यवस्था के अंदर हमारे को हमारे न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए भी हमारे को अधिकार नहीं थे जी। हम खेती करने के बाद वो अनाज हमारे परिवार को हम लोग नहीं दे सकते थे, हम उसको समानता का अवसर नहीं था, एक जाजम पर हम लोग बैठ नहीं सकते थे। वो स्टेटस को के हम लोग खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, वो उससे सहमत है, उनको मुबारक। और हमारा प्रयास यह रहेगा कि हर इंसान को समानता मिले, और संविधान ने हमारे को ये ताकत। बाड़मेर का जो कारागार है उसमें अभी एक बंदी की मृत्यु का जो मामला है वो सामने आया, तूल पकड़ा उसने काफी, और उसमें आपने काफी चिंता जाहिर की और पुलिस पर भी कुछ आरोप लगाए, ये क्या था? मैंने आरोप नहीं लगाए, मैं कभी भी आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगाता हूँ, जो सच्चाई थी वो मैंने बात की। जब बाड़मेर के कारागार के अंदर किसी की मृत्यु होती तो निष्पक्ष तौर पर जांच कीजिए जी। और जब आप ये बात करते हो जांच करनी चाहिए, जांच से पहले सिर्फ राजनीतिक तौर पर मुद्दा बनाकर और उसमें सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अगर कुछ भी चीजें करी जाती है और सिर्फ वो संदेश और संकेत देने के जी, वो गलत है। आप न्यायिक जांच के लिए बात की, न्यायिक जांच करो, जो भी दोषी उसके खिलाफ करो, बिना न्यायिक जांच की भी। और उससे भी बड़ा जो सवाल कल मैंने उठाया कि जो न्यायिक जांच की हुई है, आज पूरा इस जोधपुर डिवीजन के अंदर राजस्थान में सबसे बड़ी त्रासदी हुई, 216 लोग की मृत्यु हुई, उस न्यायिक जांच हुई हुई आज पड़ी है। वो सरकार आज स्वाजनी क्यों नहीं करती? हाईकोर्ट के अंदर पिछले दिनों के, पिछले सप्ताह के अंदर उन्होंने ये कूटर रख दिया, ये सद्भावना बिगड़। क्या उन लोगों को न्याय मिल रहा है? ये इससे सद्भावना बिगड़ सकती? आज 216 लोगों का आत्मा, उनका परिवार वो इंतजार कर रहा है। आज जो जसोल के अंदर चीजें हुई, रानी भटियानी ट्रस्ट के माध्यम से वो चीजें हुई, आज उनको न्याय मिल रहा नहीं मिल रहा। जो ये मुद्दे हैं, इस मुद्दे के आधार के ऊपर, मेरिट के आधार पर इनको अगर समझे तो आप सिर्फ किसी के ग्लोरिफिकेशन के लिए, महिमा मंडित करने के लिए इस तरह की चीजों को पकड़कर उसको एक मुकाम तक पहुंचाकर कि हमारी व्यवस्थाओं को हम कमजोर कर रहे हैं या उसको हम मजबूत कर रहे हैं, बात यह है। बहुचर्चित हरलाल जो हत्याकांड है उसमें आपने चिंता जाहिर की थी और उसमें आपने स्पष्ट रूप से पुलिस के ऊपर आरोप लगाए थे। इसके पीछे का, आरोप के पीछे की जो कड़ी है वो क्या है? नहीं, मैंने आरोप नहीं लगाए, मैंने पुलिस को धन्यवाद दिया। लाल सिंह की गिरफ्तारी पे मैंने धन्यवाद दिया। नहीं, उनके ट्विटर को लेकर आपने कुछ आरोप लगाए? पूरी की बात कैसे रघुराम राजन ने बोला ना कि आप किस संदर्भ में वो बात करी है, अगर वो मिसकोट करोगे तो संवाद ही खत्म हो जाएगा। तो लाल सिंह की गिरफ्तारी हुई जी, उसके लिए मैंने उनको धन्यवाद दिया। लाल सिंह की गिरफ्तारी
ये वक्त के अंदर जो जकीरा पकड़ा गया, जो फैक्ट्री यहाँ पर जब्त हुई जी और लाल सिंह की गिरफ्तारी के तत्कालीन बाद में जोधपुर रेंज आईजी ने प्रेस मीडिया के अंदर इस बात का उल्लेख किया कि इसको फंडिंग दी जाती, वो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आया। जो लाल सिंह का पहला बयान था वो भी ऑन रिकॉर्ड, और 2 महीने हो गए। तो फंडिंग वाली बात किन ताकतों के कारण आज ढकी जा रही है? इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता है कि इस बॉर्डर के ऊपर आप जखीरा, हथियारों का जखीरा किस मकसद से हथियारों का जखीरा रखा, किस मकसद से ये फैक्ट्री है, किसने इसकी मदद करी? हमारे देश से ज्यादा कोई हो सकता है, राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं। और ये राष्ट्र विरोधी जो चीजें हुई इस बॉर्डर के ऊपर, क्या इन चीजों को हम नजरअंदाज कर भविष्य के अंदर हमें हमारी सीमाएं सुरक्षित कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी। उसको आप किसी और दिशा के अंदर मोड़ने का जो प्रयास हुआ, सारा मौन और चुप है, दबाव है, ये हमारे देश के खिलाफ है। मेरा सिर्फ मूल सवाल ही है। जी, संसद की तरफ जाने की भी आपकी कोई भविष्य में तैयारी है, या गाड़ी जो है उसको जयपुर का रूट पसंद आ गया है? नहीं, मेरी गाड़ी जो मैं संगठन के तौर पर मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग, जब मैं एक राजनीतिक दल का सदस्य हूँ तो वहाँ के निर्णय करा। उन्होंने मुझे गाड़ी की स्टीयरिंग मेरे दक्षिण की तरफ करी तो मैं लक्षद्वीप में भी गया। जिस लक्षद्वीप में पहुँचने के लिए और एक द्वीप से दूसरे द्वीप में पहुँचने के लिए कितना समय लगता है आपको पता है जी। वहाँ बिल्कुल चीजें परिस्थिति अलग है। तो वो अधिकार मेरा संगठन का, मेरी पार्टी का, जहाँ स्टीयरिंग जिस दिशा में करेंगे मैं कर लूंगा। मेरे को अगर क्या कहा जाएगा कि नहीं आप एक पंचायत स्तर की राजनीति के अंदर आप इस संगठन का काम करो, तो मेरा यह मानना है कि जो आज हमारे सामने ये है कि एक भ्रांति है कि जो स्केल है जी वही आपकी योग्यता सिद्ध करती है, स्केल आपकी योग्यता सिद्ध नहीं करती है। आप छोटे जगह अगर आप काम करोगे तो प्रभावी ढंग से जो आपका मकसद है उसको पूरा कर सकते। तो संगठन जैसा कहेगा हरीश चौधरी जी उसी रास्ते पर जाएंगे। कोई भी जिस संगठन का सदस्य है तो इस संगठन का मतलब ये होता है। चलिए ये थी हरीश चौधरी जी के साथ बातचीत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना समय देने के लिए, और उम्मीद है कि आपको ये सारे जो सवाल हैं और जो हमने इनसे जानने की कोशिश की है वो पसंद आए होंगे। उसके अलावा भी अगर आपके मन में आपको लगता है कि कुछ और पूछा जाना चाहिए था तो उसको अगले इंटरव्यू के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें सवाल दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।